जो व्यक्ति भारत में रह के भी भारत को अपना वतन नहीं मानेगा, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? जहां भी देखो राजद का झंडा, वहीं बैठे मिलेगा तुम्हें कोई गुंडा। अगर आपको बिहार में रहना है तो या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना लालू प्रसाद यादव जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था, राजद जो कि गुंडे बदमाशों की पार्टी पूरा बिहार जिसे मानता था, हिंदुओं को गाली देना, सनातन का विरोध करना, यही सबसे आसान तरीका है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का। ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को देखना नहीं चाहती। हमारी सिर्फ एक फिलॉसफी है, हमारी सिर्फ एक सोच है कि जो व्यक्ति भारत में रहता है वो भारत को अपनी माता की तरह ट्रीट करे। प्रशांत किशोर की एक राजनीतिक फरेबी है, राजनीतिक बहेलिया है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में फंसना नहीं। लौंडा नाच तो लालू जी बहुत पहले से देखते आए हैं, करें, देखें। बिहार को लूटते रहे और नाच देखते रहे, ये तो हमने पहले भी सुना था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। और इसीलिए राजद का यह हश्र हो रखा है। जनता है, जनता सब देखती है, सब जानती है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शांडिल। आज के इस खास पॉडकास्ट में एक बेहद ही खास गेस्ट को हमने आमंत्रित किया है, तो उनका नाम बताने से पहले उनके काम की चर्चा कर देते हैं। फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की कोर कमेटी टीम की, तो उसके भी सदस्य हैं। अगर इनके थोड़ा सा पीछे करियर की बात करें तो करीब 20 साल तक इन्होंने कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी। कांग्रेस के लिए प्रवक्ता के तौर पे भी काम किया, न सिर्फ बिहार प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने काम किया। बहुत ही कम उम्र में कांग्रेस के कुछ मुख्य ऐसे जो आयोजन हुए थे जिसमें इनको अपने विचार रखने के लिए शिमला जैसे जगह पे बुलाया गया था, वहां पे भी इन्होंने अपने विचार रखे। उसके अलावा समय समय पर बिहार से बाहर दूसरे देशों में जाकर के बिहार के स्वास्थ्य की जो डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे जो सरकार की जो कार्य योजना है उसके बारे में भी विदेशी मंच पे जाकर के बिहार का पक्ष रखते हैं। साथ ही साथ कई देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, उसको कैसे सुलझाया जाए, उस पर भी ये एक तरह से जाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए बड़ी एजेंसियाँ इनको हायर करती है, बुलाती है। साथ में बिजनेसमैन भी हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद यानी कि प्रवक्ता के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और देश के जितने भी बड़े चैनल पे हैं, चैनल की बात करें, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, किसी भी मंच पे जब कोई डिबेट होता है तो आप इन्हें बार बार कहीं ना कहीं देखते हैं। और इनका नाम है तल कृष्ण। और हम सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें आज के। धन्यवाद राकेश। तो शुरू कहाँ से करें, क्योंकि इतनी लंबी आपकी जर्नी है और शुरुआत आपका जो है कांग्रेस से रहा है। ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आप इतनी लंबी जर्नी कांग्रेस में समय देने के बाद में राष्ट्रीय पदों पे आप रहे हैं और उसके बाद आप अचानक से बिहार में आप आकर के बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं? ये शुरुआत जब मैं पटना आया, इंटरमीडिएट में मैंने एडमिशन लिया पटना साइंस कॉलेज में। बड़ा हमारे ज़माने का प्रेस्टिजियस कॉलेज, आज भी बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और हम लोग जिस वक्त हमने 10वीं की परीक्षा पास की, मैं ये बात कर रहा हूँ 95-96 की, उस वक्त साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना एक सपना होता था। चलिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ये सपना मेरा पूरा हुआ। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरा जो साक्षात्कार हुआ राजनीति में, छात्र राजनीति में, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही हुआ। अच्छा, मतलब बिल्कुल। आप बीजेपी की जो एबीवीपी है उससे बिल्कुल शुरुआत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नींव वही है, जन्म नींव वही है। निखिल रंजन जी थे, अरविंद चौधरी जी थे, इस तरह तमाम लोग हुआ करते थे, लाली हुआ करते थे। इन लोगों के साथ हम लोग देखते थे बड़े बड़े बैनर ज्ञानशील एकता के लगे हुए। तो यहाँ पर चूँकि इंटर में मैं था और साइंस कॉलेज में पढ़ाई का दबाव बहुत रहता था, प्रोफेसर के झा, बिल्टू सिंह, इन सबों से हम लोगों ने उस समय पढ़ाई की। उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था मैं। लेकिन जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहाँ बिहार से गया हुआ छात्र, दिल्ली की चकाचौंध। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पे NSUI की जो एक्टिविटीज़ थी उससे मैं धीरे धीरे NSUI की तरफ प्रभावित होते गए। जो कांग्रेस विंग था, जो कांग्रेस का विंग होता था, स्टूडेंट्स विंग होता था। और
कॉलेज की राजनीति, विश्वविद्यालय की राजनीति और ऐसे होते होते NSUI के साथ ही जुड़ाव रहा। तो मतलब बिहार में आप एबीवीपी के साथ रहे और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली गया, हाँ, तो एक वो मोड़ आया। बहुत दिनों तक मैं कांग्रेस के साथ रहा, बहुत दिनों तक। लेकिन ऑफ लेट जब बिहार की तरफ मैंने रुख किया तो ये बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई थी कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद है ही नहीं, कोई वजूद नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त बातें करती थी, देश को आगे बढ़ाने की बात करती थी, पर बिहार में वही लालू प्रसाद यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की कृपा दृष्टि पे ही कांग्रेस थी। यहाँ पे आया तो बातें और स्पष्ट हो गई, जो वहाँ सुना करते थे, जो सुना करते थे। और उसके बाद कांग्रेस की जिस विचारधारा, जो थ्योरेटिकल विचारधारा थी कि देश बनाना है, युवाओं को रोजगार देना है, देश को दुनिया के अग्रणी देशों में रखना है, ये सब जो थ्योरेटिकल बात थी, धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि सारी बातें थ्योरी की ही है। कांग्रेस में एक वक्त आया जब एक ही परिवार, मैं ज़्यादा किसी पे व्यक्तिगत नहीं होना चाहूँगा, एक परिवार और उस परिवार की जो अगली पीढ़ी आई, वो ऐसी स्थिति उन्होंने ला दी कि मेरे जैसे आदमी को घुटन महसूस होने लग गई। बिहार में भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता रहा, पर कांग्रेस के प्रवक्ता रहते हुए भी मैंने कितनी बार पब्लिकली ये बातें कही। लालू प्रसाद यादव जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था, राजद जो कि गुंडे बदमाशों की पार्टी पूरा बिहार जिसे मानता था, उसके साथ कांग्रेस थी। मैंने कितनी बार कहा कि साहब हमें इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए कांग्रेस में रहते हुए। तो जवाब मिलता था कि साहब हाईकमांड, लालू जी की एक बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी थी, सोनिया गांधी जी और उनके परिवार को सर पे बिठाए रखना और पूरी की पूरी बाकी कांग्रेस को अपनी जूतियों के नीचे रखना। इस राजनीतिक स्ट्रेटजी के साथ लालू जी हमेशा से जीते आए थे। तो इस बात को मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी बहुत बार कहा, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती थी। फिर आलोचना झेलनी पड़ी, बहुत बार। यही नहीं, 2003 की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आजकल नेट पे अवेलेबल हैं। 2003 में शिमला में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ। 2004 के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े दिग्गज बैठे कि भाई कांग्रेस को क्या करना चाहिए, राजनीतिक रूप से हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए। मुझे भी मौका मिला, शायद मैं सबसे छोटा डेलीगेट था, सबसे छोटी उम्र का कार्यकर्ता था जिसको वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पे भी मैंने ये बात कही, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना अलग बात है, पर आप अल्पसंख्यकों के हिमायती बनने में आप इस देश के बहुसंख्यकों को गाली दें, ये राजनीति देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और बड़े अखबारों ने फर्स्ट पेज पे इस बात को छापा। उस वक्त भी कांग्रेस में रहते हुए मैं इस बात को कहता था कि भारत में हिंदुओं के हितों के खिलाफ जाना इसलिए कि मुसलमान अल्पसंख्यक खुश हो, ये राजनीतिक बिसात, ये ठीक नहीं है। पर कांग्रेस बहुत दिनों तक इसी पे चलते रही। कांग्रेस में लोगों को ये लगता रहा कि हिंदुओं को गाली देना, सनातन का विरोध करना, यही सबसे आसान तरीका है अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का। उनको खुश फिर शांडिल्य जी जीवन में एक मोड़ आया। सम्राट चौधरी जी से मेरे बहुत पुराने रिश्ते थे, व्यक्तिगत रिश्ते राजनीति में होते रहते हैं, होते हैं। भी तब आरजेडी में थे और नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसा था कि उनसे हम लोग यंग फेस हुआ करते थे बिहार की राजनीति में। हम लोग जब बताया मैंने आपको, साइंस कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त भी सम्राट चौधरी जी के पिताजी और सम्राट चौधरी जी पटना में युवाओं के बीच में एक बहुत ही प्रचलित चेहरा थे। सम्राट चौधरी जी से जुड़ाव रहा किसी न किसी मौके पे। उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, 2021 की बात करें, बिल्कुल 2022 में 22 में सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे। और सम्राट चौधरी जी ने मुझे ये बात कही। कुछ ऐसे मौके आए जहाँ पे उनको, चूँकि मैं भी तो पब्लिक फील्ड में ही था ना, मैं बार बार पब्लिक फोरम पे कांग्रेस में रहते हुए इन बातों को उठाता था, तो एक आध दो बार बात हुई और माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जब इतनी घुटन हो रही है तो फिर वहाँ क्यों। और मैं उनकी बात मान गया और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में मैंने सदस्यता ग्रहण कर ली। मतलब घर वापसी की खुशी, आप देखें वो वीडियो अवेलेबल होगा। सच्चाई में उस घुटन को छोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी समंदर था,
तो एक आज़ादी सा महसूस हुआ आपको यहाँ पे? आज़ादी भी महसूस हुई और साथ में मेरे पुराने साथियों ने इस बात का डर भी मुझे बिठाया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का कि पार्टी में आते के साथ पार्टी में मुझे बिहार प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी और मुझे जो सम्मान दिया वो शायद इस पूरी ज़िंदगी मैं उस सम्मान का जो कर्ज है उस कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। जैसे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिस घुटन को शायद सम्राट चौधरी जी महसूस कर रहे थे, तो जिन पद चिन्हों पे वो चल के भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किए शायद, उसी तरीके से वही रास्ता आपको उन्होंने दिखाया और आप उनके रास्ते पे आकर के यहाँ पे घुटन से आज़ादी पाते हुए आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जब आप एक पार्टी में इतने लंबे समय तक रहते हैं तो ये माना जाता है कि जो बेसिक विचारधारा है वो उसी तरीके की हो जाती है। जब आप यहाँ पे आए तो एक ऐसे पार्टी में थे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती थी, मुस्लिम के लिए पक्षधर थी, मुस्लिम के लिए काम करना चाहती और करती भी थी, और अचानक से आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम को देखना नहीं चाहती है। तो इस बैलेंस को कैसे आपने महसूस किया, कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को देखना नहीं चाहती है। हमारी सिर्फ एक फिलॉसफी है, हमारी सिर्फ एक सोच है कि जो व्यक्ति भारत में रहता है वो भारत को अपनी माता की तरह ट्रीट करे। इस देश में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनके लिए भारत माता की तरह है, जिनके लिए भारत देश सबसे पहले है, जिनका अपना वतन है भारत। ऐसे मुसलमानों को तो हम स्वागत करते हैं, वो तो हमारे भाई हैं। जो नहीं ऐसा मानते जो व्यक्ति भारत में रह के भी भारत को अपना वतन नहीं मानेगा, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आप हमारी बात छोड़ दें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर सवाल यही है, भारत हमारा अपना देश है, हमारा देश, हमारे भारत में हम तो इस देश को मां की तरह मानते हैं ना। जो हमारी मां को अपनी मां मानेगा उसे हम अपना भाई मानेंगे। बात बस इतनी सी है। और कांग्रेस में जो आप सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस में रह के भी मैं बातें करता था, इसलिए मुझे कांग्रेस में रह के भी कहा जाता था कि ये टुवर्ड्स राइट ऑफ द सेंटर है। मुझे लोग कहते थे कि या तो कांग्रेस में रह के भी तुम तो राइट वाली बात करते हो। पर बहुसंख्यकों की बात करना ये राइट की बात करना नहीं होता है, ये राइट बात है, ये सही बात है। जिस देश में आप रहते हैं वहाँ 15-20% के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप 80% की बात ही छोड़ दें, ये कहाँ की राजनीति है भाई? इसमें एक थोड़ा सा संदेह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो जब भारतीय जनता पार्टी को लीड करते थे, तब शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरा हुआ करता था, मुख्तार जो ये थे उनके तरह चेहरा हुआ करता था। क्या ये अब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है तो उन्होंने किस तरीके से इतनी जलन दिखाई कि इतने अच्छे कार्यकर्ता को अपने ही पार्टी के इतना बड़ा चेहरा, जो बिहार में भी मंत्रालय मिलने पे बहुत अच्छा काम करते, उनको इतना साइड लाइन कर दिए कि अब तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं मुस्लिम होने के कारण? कहीं कोई साइड लाइन नहीं हुआ है। शहनवाज भाई आज भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बिहार भाजपा की बात कर लें, मीडिया पार्टी का चेहरा होता है। बिहार मीडिया के प्रमुख का नाम जानते हैं क्या है? दानिश इकबाल। भाई दानिश हमारे बिहार मीडिया का चेहरा है। मीडिया के प्रभारी का नाम है भाई दानिश इकबाल। मतलब एक आध चुन के रख लेते हैं आप लोग? एक आध की बात नहीं है, हमारे यहाँ सब की जगह है। हमारा तो दिल और हाथ दोनों खुले हुए हैं। आप भी खुले दिल के साथ आइए, स्वागत है। हम आपकी ईद की सेवई खाने आएंगे, लेकिन जब हम आपको अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा की पंचामृत पिलाने का निवेदन करें तो आप भी उतनी श्रद्धा से पीजिए। हमारा चरणामृत भी आप उतनी ही श्रद्धा से लें तो आपकी सेवई भी हमें मीठी लगेगी। तो शहनवाज जी तो उसमें शामिल है ना, वो तो सत्यनारायण भगवान के हर एक हिंदू के पर्व में भी अपने आप को शामिल रखते हैं। तो एक अच्छा खासा, एक तो सेंट्रल में आपने मौका नहीं दिया, बिहार में मौका, अच्छा काम भी कर रहे थे, तो क्या ऐसा हो गया कि उनको साइड? राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा है। अब मुसलमानों से तो दिक्कत थी, आप लोग यादवों को भी आपने नहीं बख्शा, सरकार बनी और सरकार जो नीतीश कुमार जो नहीं कर पाए, अब एक कदम आगे बढ़ करके बीजेपी जब सत्ता में आती है तो साफ शब्दों में कहते हैं कि हरा गमछा देख करके मतलब पता लगा लेंगे कि, तो ये सब क्या बयान है? मतलब वो भी तो यहाँ के नागरिक है यादव। जो व्यक्ति बिहार में कानून और व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा वो हमारा दुश्मन है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, लेकिन जाति विशेष के नाम पे अगर कोई गुंडाई करने की कोशिश करेगा
हरा रंग तो शांति का रंग होता है, हरा रंग तो कूल और कामनेस का रंग होता है। लेकिन इस शांत रंग को अगर कोई गुंडाई और अशांति फैलाने का प्रतीक बनाना शुरू करेगा तो फिर तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। तो मतलब ये मानते हैं कि ज्यादा हरा रंग ही अशांति फैलाता है? कुछ नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति शांति पसंद नहीं है। मतलब ये सीधा 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 अच्छा। बड़ी मैं स्पष्ट बात कहता हूं, जहां भी देखो राजद का झंडा वहीं बैठे मिलेगा तुम्हें कोई गुंडा। चूंकि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की पूरी राजनीति गुंडे, बदमाश और अपराधियों को प्रश्रय देने वाली राजनीति है, स्कैमस्टर, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाली राजनीति है। तो उनसे अलग हटके तेजस्वी यादव तो अब काम कर रहे हैं ना, उस राजनीति को स्वीकार करना। किस बात की बात आप कर रहे हैं भाई? तो उन्होंने वही पेड़ वही है। आज भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लालू प्रसाद यादव ही है, जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, बेल पे बाहर हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के लगभग हर बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? राजद का मतलब गुंडे, बदमाश, स्कैमस्टर, फरेबियों की और भ्रष्टाचारियों की पार्टी। तो इसलिए सत्ता में आते ही आप टारगेट करना शुरू कर दिया और इनकाउंटर की भी शुरुआत की, तो आपने ज्यादातर यादवों का इनकाउंटर कर दिया। अपराधी की कोई जात होती है? नहीं, अपराधी की कोई जात होती है? फिर भी लेकिन ये देखा जा रहा है ना कि भाई एक तरफा अगर 10 से गलत बात, तो उसमें 6 गलत बात, गलत बात। हाँ। अपराधी की एक तो कोई जात नहीं होती है, पर हर जाति के अपराधी को गोली लगी है बिहार पुलिस की। हमने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बिहार में अब माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। एनडीए की सरकार का क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का इरादा है। अगर आपको बिहार में रहना है तो या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना हर जिले में शमशान की व्यवस्था हमने करवा रखी है। हमने तो शुरू में कह दिया था। और बिहार पुलिस के ऊपर अगर गोली कोई चलाएगा तो फिर तो वो गोली खाएगा ही खाएगा। अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से 2025 का चुनाव हुआ, एक नाम जो ऊपर उठ के आया जिनका नाम प्रशांत किशोर है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उसके बाद डायरेक्ट आरोप लगा रहे थे। लोगों को इस बात का शायद अंदेशा था, इंतजार था कि जब सम्राट चौधरी पे इतने खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री बन गए तो लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सम्राट जी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई चर्चा नहीं करते हैं उनके बारे में या उनकी पार्टी के बारे में। क्या अंदर में जो उनके गिले शिकवे थे वो मिट गए? नहीं 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 नहीं, प्रशांत किशोर तो एक राजनीतिक फरेबी है, राजनीतिक बहेलिया है। वो तो बिहार में आया था। आपने, हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी है ना, एक गीत सुना है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में फंसना नहीं। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है। प्रशांत किशोर बिहार में आए थे, उन्होंने अपना राजनीतिक जाल फेंका और प्रशांत किशोर तो विपक्ष के एजेंट थे। लेकिन बिहार की इस महान जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बिहार में ऐसे कितने प्रशांत किशोर आए और कितनों की जमानत जब्त हो गई। बिहार में आए, राजनीतिक जाल फेंका, पर फंसा कोई नहीं। लेकिन टिके हुए हैं, फिर से बना रहे हैं आपके यहाँ पे कुछ नहीं, में पूरा एकदम कैंप डाल रहे हैं 5 साल के लिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर से एक बार नए जाल के साथ आने की कोशिश है इस राजनीतिक बहेलिया की। तो अभी ये माना जाए कि वो नई साजिश में, आप ये कहना चाहते हैं? फरेबी साजिश ही तो करेगा। लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा घुट्टी सम्राट जी नीतीश कुमार जी को पहना, मतलब पिला दिए थे कि एकदम अड़ गए उन्हीं के ऊपर कि भाई मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सम्राट चौधरी को ही बनाएंगे। ऐसा क्या उन्होंने जादू कर दिया उनके ऊपर? क्या ऐसी विशेषता अचानक से उनको दिखे, जबकि एक समय मुरेठा वही बांध के घूमते थे कि नीतीश जी को हम हटा देंगे, और लोग एकदम चौंक गए इस बात को लेकर के। सम्राट चौधरी जी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बहुत दिन तक उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने काम किया लगभग 1.5 साल माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री की तरह सम्राट चौधरी जी ने काम किया। राजनीति में सम्राट चौधरी जी जब नेता विपक्ष थे तो नेता विपक्ष के तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नेता विपक्ष का काम होता है सरकार में जो जो गलतियां हैं, जो जो खामियां हैं, जनता के पक्ष में उसको उजागर करना। सम्राट चौधरी जी ने वो काम किया। पर जब एक उप मुख्यमंत्री के पद पे आए, एक जिम्मेदारी उन्होंने उप मुख्यमंत्री की निभाई, तब भी उन्होंने
सरकार के उप मुख्यमंत्री की तरह जो काम किया उसको नीतीश कुमार जी ने देखा। नीतीश कुमार जी के सामने जब एक मौका आया, जब वो इस जिम्मेदारी को किसी व्यक्ति को देना चाहते थे, तो जो व्यक्ति उनके उप मुख्यमंत्री की तरह 1.5 वर्ष से उनके साथ काम कर रहा था, उसमें उनको वो पोटेंशियल दिखा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर तकरीबन 3-4 दशकों का रहा है। नीतीश कुमार जी आज के भारत में सबसे स्वच्छ छवि वाले राजनीतिक नेताओं में से एक है। उस व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पे अपने उत्तराधिकारी का चयन किया और सम्राट चौधरी जी ने जो काम उनके साथ किया, सम्राट चौधरी जी पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ बतौर मंत्री काम कर चुके हैं, बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया और अपने उत्तराधिकारी के लिए उन्हें, नीतीश कुमार जी को जो जो क्वालिटी चाहिए थी, जो कमिटमेंट चाहिए था बिहार के लिए, वो उन्हें सम्राट चौधरी जी में दिखा। इसीलिए उन्होंने सम्राट चौधरी जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई नीतीश जी ये चाहते थे कि आरएसएस का कोई बंदा बिहार का मुख्यमंत्री ना बने, इसीलिए वो अपनी राजनीति जो उनका पैटर्न था काम करने का, उसी पैटर्न को उन्होंने आगे बढ़ाया और इनको, क्योंकि इनका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं रहा, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कितनी सच्चाई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधी राजनीति नहीं करता है और जिस व्यक्ति को, माननीय सम्राट चौधरी जी को नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष को नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। भाजपा से तय हो गई थी बात कि भाजपा से अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता विपक्ष रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी तो नेचुरल सी दावेदारी है ना। तो ये तो बिल्कुल नैसर्गिक बात हुई ना, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक एक उत्तराधिकारी की तरफ बढ़ने वाली बात थी। उसी दिशा में ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के लिए जब जिम्मेदारी देने की बात आई तो उप मुख्यमंत्री को एलिवेट करके, उनको प्रमोट करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। टसन की बात आती है कि विजय कुमार सिन्हा इतने अच्छे अपने मंत्रालय को संभाले और जैसे ही सम्राट जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक विवाद जो पहले याद आता है सदन में कभी हुआ था आपसे, अब क्या सच्चाई थी नहीं थी, बट लोग कहते हैं कि शायद उसी का बदला लिया गया और उनको जो है उनके विभाग को भी छिना करके और दूसरा विभाग दे दिया गया, डिमोशन कर दिया गया। और डिमोशन ही नहीं किया गया बल्कि उन्होंने जो आदेश पारित किए थे, जो उस तरीके के भ्रष्टाचारी जो सीओ थे उनको निलंबित किया था, उसे भी वापस तुरंत बहाल कर दिया गया। तो ये एक संदेह लोगों के मन में है, इस पर क्या कहना है आपका? बिहार में कृषि का कितना महत्व है ये आप और हम सब जानते हैं। आज भी बिहार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। बिहार की सामाजिक व्यवस्था भी कृषि आधारित है। और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी आज के दिन में बिहार के कृषि मंत्री हैं। बिहार के दृष्टिकोण से कृषि शायद सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। बिहार के दृष्टिकोण से आप खुद बताएं। लेकिन अगर उसी में रह जाते तो क्या दिक्कत है? वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण, बेहतर बड़ा मंत्रालय जहां पे उनकी ज्यादा जरूरत है। विजय कुमार सिन्हा जी तो हमारे बड़े नेता हैं, उनके दिए हुए डायरेक्शन पे तो पूरी सरकार चलती है। विजय कुमार सिन्हा जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आगाज किया था, पिछले 1 महीने में भी सरकार ने उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 50 सीओस को सस्पेंड किया है। 50 अभी हाल के दिनों में। बिल्कुल। मतलब हमारे जो नेता हैं उन लोगों के डायरेक्शन पे सरकार चलती है। सरकार एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भारतीय जनता पार्टी गणतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है। यहां पे सरकार बंद कमरों से और एक परिवार के आदेश से नहीं चलाई जाती है। नहीं सरकार यहां जेलों से चलाई जाती है। यहां सरकार सबके साथ चर्चा करके चलाई जाती है। और हमारे जितने बड़े नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबकी सहमति से एक विचारधारा के अनुरूप सरकार चलती है। इसीलिए सेवा के साथ सुशासन, ये है हमारा ध्येय। अच्छा, एक नया नारा बीजेपी में शुरू हुआ है। सबसे पहले नारा हुआ करता था क्योंकि लोग उसके बाद बदले कि सबका साथ सबका विकास। अब बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का एक नया नारा है कि जो मेरे साथ हम उसके साथ। बिहार में क्या भी ये लागू हो रहा है? क्या बिहार में इसी नारे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी क्या आगे भी? जो जनता के साथ, जो विकास के साथ, जो सुशासन के साथ, हम उसके साथ। अच्छा, हमारा तो ध्येय सिर्फ इतना है, हम शासन में आना चाहते हैं सेवा करने के लिए।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अंत्योदय हमारे शासन का अंतिम लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आती है तो हर कदम उस अंतिम आदमी के चेहरे पे कुछ और ज्यादा खुशी लाने के लिए होता है। हमारा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है, अंत्योदय, और उसके लिए काम, उसी के लिए हम काम करते हैं। हाल के दिनों में अगर हम देखें इन चीज़ों को लेकर के, तो एक तो चीज़ तय है, ज़मीनी स्तर पे लोगों ने इस बात को महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन अभी भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो फीलिंग नहीं आ रही है जिस फीलिंग के लिए सही में हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार। तो क्या अभी भी जदयू की जो विचारधारा है या जो उनकी सोच थी उन चीज़ों से जकड़ा हुआ ये सरकार है, या अभी खुलेपन में आने में दौर है, मतलब वो दौर अभी बाकी है अभी आना? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, एनडीए की सरकार, बिल्कुल एनडीए की सरकार है। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। बिहार में 2005 में जब एनडीए ने लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी के कुशासन से बिहार को मुक्त किया था, उसी वक्त दिशा तय कर दी गई थी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ा, और जो दिशा एनडीए की लीडरशिप ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय तय की थी, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सुशासन, यही हमारा मूल मंत्र है। विकसित बिहार, इंडस्ट्रियलाइज बिहार, यही मूल मंत्र है जिसके ऊपर एनडीए की पूरी लीडरशिप ने अपने पूरे सरकार के कार्यकाल को टिका रखा है। तो ये बात बता दीजिए प्रवक्ता के तौर पे ही कि क्या बिहार में शराब फिर चालू हो जाएगा या मतलब बरकरार रहेगा बंदी जो है? शराबबंदी का निर्णय सारे पार्टियों की सहमति से कैबिनेट के डिसीजन से लिया गया निर्णय था। शराबबंदी का जब निर्णय हो रहा था तो सारे राजनीतिक दलों के साथ विमर्श हुआ था। आपको याद है ना, लोगों ने शपथ खाई थी, मानव श्रृंखला बनी थी। हाँ, शराबबंदी। तो जब सबका निर्णय है तो निर्णय कायम रहेगा। तो अभी फिलहाल में ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है, मतलब हो सकता है भविष्य में कुछ हो, लेकिन ऐसा अभी नहीं 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 नहीं, शराबबंदी तो कोई विषय ही नहीं है। कैबिनेट का निर्णय है, सबका सम्मिलित निर्णय है। एक जो अब सवाल बार बार लोग उठा रहे हैं कि जैसे ही सरकार आई उसके बाद सब बिहार जो है वो कर्जे में आ गया, 12,000 करोड़ लिया जा रहा है, इतना करोड़ लिया जा रहा है। इसके पीछे क्या ये जो भ्रम है या फिर क्या सच्चाई है, या फिर इसको लेकर के क्या? भाई, 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में थी, जब उनको हटाया गया, 2004-05 के करीब तो बिहार का कुल्लम बजट ही 20,000 करोड़ हुआ करता था। और मजे की बात यह है कि 20,000 करोड़ में से भी कुछ हजार करोड़ का घोटाला के आरोपी हो गए लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। आज के दिन में हमारा बजट 4.25 लाख करोड़ का है, 4.25 लाख करोड़ का। बजट बढ़ गया, ठीक है, ये बात तो सही। बजट बढ़ा नहीं, बजट कई 100 गुना बढ़ गया, 20,000 करोड़ से उठा करके 4.25 लाख करोड़। उसके अलावा भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आज के दिन में बिहार में तकरीबन 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जमीन पे आपको दिख रही है। बिहार में कई लाख करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। सड़क की बात हो, रेल की बात हो, टाउनशिप बनाने की बात हो, अस्पताल की बात हो, हर जगह। अभी मैं गया था जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, वहां का विषय था इस बार का कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, जो छूट गए हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं देना। और बिहार ने पिछले 20 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया है, उसको जब मैंने बताया तो पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की। अभी जो आप इंटरनेशनल टूर पे गए थे बिहार स्वास्थ्य को, आप खुद देखें ना, तकरीबन 14 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे रहे हैं। हमारा जो सबसे छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको हम सब सेंटर कहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, हर 5,000 की पॉपुलेशन पे है। 20,000 से ज्यादा ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र आज के दिन में काम कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा। कोई आप बता दें, कोई अस्पताल बता दें, कोई जगह बता दें जहां पे कि अस्पताल कार्यरत नहीं है। साहब, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। रोजगार बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार सरकार की क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसपे विशेष रूप से रोजगार पे काम हो? ये सबसे मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दे भी रहे हैं। तो रोजगार को लेकर के बिहार
तो युवाओं के लिए क्या ऐसा मैसेज है आप लोगों की तरफ से? बिहार को हम लोग सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्री का हब बनाने जा रहे हैं। बिहार में हमारी ताकत हमारे लोग हैं और स्किल्ड बिहार रहेगा। कुछ दिन आप रुक जाएं, आप देख रहे होंगे हमारी पूरी कोशिश है कि बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में हम बदलाव ला रहे हैं, वो सारी इसीलिए आ रही है कि बिहार सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्री का हब बन जाए। दुनिया में कहीं पे भी जब आप सॉफ्ट स्किल की बात करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको एक बिहार का व्यक्ति नजर आएगा। लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल था उसमें उसने बिहार को मजदूर और रिक्शा वाला बना दिया। बिहार में अब वो 15 साल बिहार के लिए इतना बड़ा काला अध्याय था कि फिल्मों में जब बिहार का कुछ परिप्रेक्ष्य आता था तो एक रिक्शा वाला और मजदूर यही बिहारी नजर आता था। पर अब जब बिहार की बात आती है तो या कहीं पे भी हो, इसरो में साइंटिस्ट भी बिहार के हमारे हैं, जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं सबको चलाने वाला कहीं ना कहीं कोई बिहारी बैठा हुआ है। और इस बात को वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। माननीय सम्राट चौधरी जी का ये संकल्प है 2030 तक बिहार सॉफ्ट स्किल का पावर सेंटर बनने जा रहा है। तो विशेष रूप से इस पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल। मतलब जब भी हम बातचीत कर रहे हैं आपसे मुद्दों पे तो लालू जी को आप बीच में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये बात मानते हैं, लोग भी मानते हैं कि भाई बीजेपी बिना लालू जी के नहीं चल पाती है, उनकी राजनीति नहीं होती है। तो जब इतना ही प्रेम है उनसे तो फिर बेचारे उनका एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, और बिहार की पहला मुख्यमंत्री हैं। 20 साल में नीतीश जी अपने शासनकाल में कभी उनको उस बंगले से नहीं हटने दिया, और जैसे ही आप लोग आए एकदम से उनके बंगले के पीछे लग गए। ये किस प्रकार की, मतलब एकदम से पर्सनल इंटेंशन जैसा महसूस हो रहा है लोगों को? राकेश जी, 90 से 2005 लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का कुशासन, ये बिहार का एक काला सत्य है, इतिहास का एक काला पन्ना है जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया उन 15 वर्षों में, ये हम और आप फील करते हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव के वो 15 साल वो तो एक पैरामीटर है ही ना, उस काला अध्याय को तो हम भुला नहीं सकते हैं। जहां तक रही बात, आप अभी जो ये बंगला वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, भाई सरकारी बंगला है, बपौती मकान नहीं है। फुलवड़िया का मकान थोड़ा ही है जिससे हम निकलने को कह रहे हैं, और हम निकलने को भी नहीं कह रहे हैं। माननीय राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष राबड़ी देवी जी की जरूरतों को समझने के लिए समझते हुए एक और बड़ा और सुविधाजनक बंगला उन्हें दिया गया है। अच्छा, जो दूसरा दिया गया, लेकिन उनकी इच्छा उसी में रहने की है। उनकी इच्छा, आपका ये बपौती मकान है क्या जो आपकी इच्छा के अनुरूप चलेगा? सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए अलग मकान में थे, मंत्री रहते हुए अलग मकान थे। मुख्यमंत्री जब वो बने तो नियम कानून के अंतर्गत उनको एक मकान अलॉट हुआ, उस मकान में शिफ्ट हुए या नहीं हुए? और ये नई बात नहीं है। 2005 में भी जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री के पद से हटी थी तब भी 1 साल लगा था उनको मकान खाली करवाने में। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने और 5 नंबर में गए, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इनसे खाली करवाया गया। लालू प्रसाद यादव के परिवार की परेशानी यही है, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति की परेशानी यही है कि सत्ता को अपनी बपौती समझ लेते हैं। इनको लगता है कि सत्ता उनके घर की नौकर है, अधिकार समझ लेते हैं। 150 से करीब सुरक्षाकर्मी लालू प्रसाद यादव के परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 150 लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लालू प्रसाद यादव जी को खुद की सुरक्षा, एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ कार सबके साथ, राबड़ी देवी जी को सुरक्षा, महिला अंगरक्षक से लेकर के एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ गाड़ी सबके साथ, तेजस्वी यादव जी को सुरक्षा, तेजस्वी यादव जी के भाई तेज प्रताप जी को सुरक्षा, उनकी बहन मीसा भारती को सुरक्षा, और लालू प्रसाद यादव जी की पुतोह तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी जी तक को सुरक्षा। इतनी सुरक्षा मिली हुई है। तो अधिकार भी बनता है ना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी का भी अधिकार, वो तो पद पे नहीं है। ऐसा है, लालू परिवार सत्ता को अपनी चाकरी करने वाला समझता है कि सत्ता, बिहार की सत्ता उनकी बपौती है। सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। सत्ता सेवा करने के लिए होती है, सुख भोगने के लिए नहीं। तो अभी ठीक है, आप सुख भोगने के बताओ, कुछ निजी भी उनका जन्मदिन था,
अपना जन्मदिन मना रहे थे, उसमें अपना सांस्कृतिक तौर पे अपना जो उनको अच्छा आनंदमय लगा वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, इससे भी आप लोगों को आपत्ति हो गई? कोई आपत्ति नहीं है, लौंडा नाच तो लालू जी बहुत पहले से देखते आए हैं, करें, देखें। बिहार को लूटते रहे और नाच देखते रहे, ये तो हमने पहले भी सुना था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। बिहार लूटता रहा और लालू जी लौंडा नाच देखते रहे, ये आज की बात थोड़ी है। इसीलिए वो 15 साल भूले नहीं जाते हैं, चाह के भी वो 15 साल नहीं भूल पाते हैं हम लोग। इसलिए आप उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हमने तो विरोध नहीं किया, उनका वो अपने संस्कार के अनुरूप काम कर रहे थे, अब अपने संस्कार के अनुरूप काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन होता है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, जगराता होता है, अष्टजाम होता है। उनके यहाँ जन्मदिन में क्या होता है वो तो सबने देखा। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में 2000 अगर हम 30 के चुनाव की बात करें, थोड़ा भविष्य की बात कर लेते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि अब इस बार जो चुनाव जो होगा उसमें बीजेपी वर्सेस आरजेडी चुनाव होगा? अब आरजेडी उस वक्त तक अगर रहेगी तो बात अलग है, वैसे आसार लग नहीं रहे। अच्छा, उस समय आरजेडी एक डूबता जहाज है। मतलब आप लोग टीएमसी वाला हाल यहाँ भी करने वाले नहीं हैं नहीं, क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिहार की जनता ने ही उनको उनकी हैसियत बता दी है। बड़ी मुश्किल से तो नेता विपक्ष के पद के लायक सीटें मिली हैं, और जो हालात हैं, तेजस्वी यादव जी के जो हरकतें हैं, आपको पता है तेजस्वी यादव जी नेता विपक्ष थे। नई विधानसभा, नई सरकार आती है तो सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है राज्यपाल, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण वाला सत्र। उस सत्र के बीच से तेजस्वी यादव गायब हो गए, बिहार के नेता विपक्ष गायब हो गए, 40 दिन तक गायब रहे। और 40 दिन के बाद जब वो प्रकट हुए तो एक हिस्ट्री शीटर के साथ आप कहीं किसी वादी में कव्वाली सुनते हुए प्रकट हुए। इस तरह के गैर जिम्मेदार व्यक्ति को तो नेता विपक्ष के पद से हटा देना चाहिए, और इसीलिए राजद का यह हश्र हो रखा है। जनता है, जनता सब देखती है, सब जानती है। तो इस बात को आप लोग मानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आरजेडी का जो रूप है आने वाले, उनके अपने कुकर्म हैं जिनका उन्हें फल मिल रहा है। लेकिन बिहार की जनता के साथ उन्होंने जो किया, बिहार की जनता उसका फल उन्हें दे रही है। फिलहाल अगर कुछ ग्रोथ की बात कर लें तो अभी जो एक आपने सॉफ्ट स्किल की बात की, उसके लिए काम कर रहे हैं, और रोजगार के कुछ ऑप्शंस बताइए। खास करके जो भ्रष्टाचार है, अभी भी भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं पार हो रही है। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वही भूमि सुधार की भी बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ और कड़ा एक्शन लेके आ रहे हैं? लेट लतीफ़ी को लेकर के जो समस्याएं चल रही है, फाइलों को यहाँ से वहाँ अटका देना, लटका देना, रोके रखना, मौखिक आदेश दे देना, लिखित नहीं देना, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार कुछ पहल कर रही है? कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अटकाना, लटकाना, भटकाना ये नहीं होगा, ये आगे से नहीं होगा, नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, 50 सर्किल ऑफिसर्स अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की अगर थोड़ी सी बदबू हमें लग जाती है तो चाहे कोई भी हो, एक भ्रष्टाचार के मामले में 2 IAS ऑफिसर्स, भारतीय सेवा के 2 अफसर्स उसमें फंसे पड़े हैं। एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ के लिए हमारी एजेंसीज लगी हुई हैं, जो गायब हैं। और चाहे किसी पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, सम्राट चौधरी जी के सरकार में बचेगा कोई नहीं। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो फिर आप नहीं बच सकते हैं। काम करना है, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए आप यहां बैठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कल भी कहा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। बड़ा स्पष्ट है मामला। करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और अटकाना, भटकाना, लटकाना, लेत लतीफ़ी ये नहीं चलेगा। ये सब कुछ चल रहा है, एनडीए की बात हो रही है, एनडीए की सरकार है। एक जवाब देने से थोड़ा सा मुझे लगा कि आप चूक गए। हमने बात की थी कि 2030 की जब चुनाव होगी तो उस समय बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगी, तो आपने आरजेडी की बात तो की, लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं उस समय जदयू रहेगी। मतलब मेरा पूछने का कारण ये था कि क्या एनडीए वर्सेस आरजेडी होगी या बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगी? भाई, एनडीए आज भी है, एनडीए कल भी रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारा भाई एनडीए का बहुत बड़ा घटक है। नहीं, कुछ लोग संतुष्ट होना चाहते हैं, वो लोगों को लग रहा ठीक है है, कि जो ऐसा तो नहीं, धीरे धीरे कहीं। जिन लोगों को ऐसी शंका है
वो अपनी शंका का निवारण कर लें। हमने अच्छे अस्पताल बनवा रखे हैं, जाएं वहाँ, मेडिकली कुछ अगर दिक्कत है तो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, किसी तरह की कोई शंका में नहीं रहें। इसको हेलोसिनेशन कहते हैं, पॉलिटिकल हेलोसिनेशन है, इसका भी इलाज हमारे पास है। अच्छा, इसका भी इलाज है। 2030 में भी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में आएगी, पूर्ण बहुमत। जब सब कुछ इतना एनडीए है ही मजबूत है, तो आपके पार्टी के प्रमुख दल हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके एक पुत्र मान लीजिए मंत्री बने हैं, उनको आप लोग इस बार मौका ही नहीं दिए एमएलसी वाले में। अब बेचारे वो 6 महीने बाद तो हट जाएंगे, और उसके बाद सम्राट जी कल जब आते हैं मंच पे तो कहते हैं कि भाई वो मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? संवैधानिक पद के हिसाब से तो 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य से बनना पड़ेगा, और अब तो एमएलसी का कोई चुनाव दिख नहीं रहा आसपास में। राजनीति में कुछ चीज़ें भविष्य की गर्त के लिए भी छोड़ देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया कि मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे, तो मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। पॉलिसीज भी तो कुछ होती है ना। मैंने कहा तो सही आपको कि राजनीति में कुछ चीज़ें भविष्य की गर्त के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो लोग, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ना उसमें कि भाई अब जब एक कुशवाहा मान लीजिए सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बन ही गए, तो दूसरे की जरूरत क्या है? कहीं इसी दिशा में तो ये काम नहीं हो आज रहा के है। दिन में माननीय सम्राट चौधरी जी और दीपक प्रकाश जी दोनों कैबिनेट का पार्ट है ना। हाँ, हैं? हाँ। कल भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, लेकिन ये कल भी रहेंगे। किस आधार पे रहेंगे? आधार भी बता देंगे आपको। अच्छा, आधार भी बता दें। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो त्यागियों की पार्टी है। यहाँ तो सबसे पहला जो शिक्षा दी जाती है वो त्याग करना बस सिखाया जाता है। जरूरत पड़ेगी तो त्याग होगा फिर। अच्छा, मतलब कोई त्याग करेगा उसमें। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात ही, कुछ रास्ते आपने उसमें बताए। तो ये अब कंफर्म है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी जो एक टीम या अपना जो दल चला रहे हैं, वो दल आगे भी बरकरार रहेगा। ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी कि उनको ये मजबूर किया जाएगा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भी थोड़ा परेशान है। कई बार पार्टी बनाए और फिर उनको कई बार पार्टी को समाहित करना पड़ा, और फिर से कहीं वैसा ही सिचुएशन बनने की और लोगों को नजर आ रहा है। तो ये कंफर्म है कि उनको समाहित होने की जरूरत नहीं है। शांडिल्य जी, भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को मजबूत करती है, मजबूर नहीं। ये काम कांग्रेस किया करती है, अपने साथियों को मजबूर करना। बाद में तो कांग्रेस के साथी कांग्रेस को मजबूर करने लग गए थे। हम तो सिर्फ मजबूती देते हैं और मजबूती लेते हैं, बस। तो फिर मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ कि वो कमजोर हो गए आपके साथ आने के बाद? मुकेश सहनी जी अपनी मर्जी से गए थे, उनकी इच्छाएं अपरंपार थी। उनको स्वास्थ्य, सत्ता में उनको सुख चाहिए था, और यहाँ तो हम सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए। तो सेवा वो जिसको सुख चाहिए वो लालू जी के पास जाए, और जिसको सेवा करनी है वो हमारे साथ चल रहे हैं। चलिए, आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलग अलग जितने भी बड़े देशों के बीच में जो लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, उसके रेजुलेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। इसके बारे में ज़रा बताइए, ये कैसे इतने बड़े चीज़ों को आप डील करते हैं, और किस तरीके से आप जाते हैं, तो किन किन मुद्दों पे ये सब आपके विचार व्यक्त होते हैं? बड़ी उपलब्धि है ये। राजेश जी, ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी था, राजनीति शास्त्र में ही एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई करी। इज़राइल में एक बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, बेरशेवा एक जगह है, वहाँ पे विशेष तरह से इस बात की पढ़ाई के लिए ही एक विश्वविद्यालय स्थापित है। वहाँ पे पढ़ाई करने का मौका मिला। उसके बाद दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, श्रीलंका में जाफना, पैलेस्टाइन, अफ्रीका में सूडान, ऐसी जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने का मौका मिला, और फिर वही रेपुटेशन आगे बढ़ते गई। वो मेरी ज़िंदगी का एक अलग पहलू है। अच्छा, तो फिर राजनीति में भी आप हमेशा किसी न किसी नेशनल चैनल पे नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आप कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी शामिल हो रहे हैं, गीत संगीत में भी शामिल हो रहे हैं, कोई फिल्म का प्रमोशन हो रहा है उसमें भी आप शामिल हो रहे हैं। तो ये बैलेंस कैसे हो रहा है, ये दोनों चीज़? ये मेरी लाइफ का, मेरी विचारधारा का कमिटमेंट है राजनीति। अच्छा, राजनीति कमिटमेंट है, मेरी वैचारिक कमिटमेंट है, जो मैं राजनीति में आपके सामने रहता हूँ। ये मेरा पहला प्यार है। सेवा, सुशासन, ये मेरा पहला प्यार है। पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं
पुत्र भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं भाई भी हूँ। तो उन जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा पुत्र है, उसको अगर मैंने ये प्रॉमिस करा हुआ है कि इन परीक्षा के बाद मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँगा, तो उसको किए गए प्रॉमिस को पूरा करना भी तो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और ईमानदारी की बात है। इसलिए बेटे के साथ कहीं आपने, मैं समझ गया आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में अगर हमारे सुपुत्र जाना चाह रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें लेके जाऊं। तो एक पिता की तरह मैं वहाँ रहता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे जब आप किसी राजनीति में आते हैं तो आमतौर पे लोग आपसे उम्मीद करते हैं, उनकी एक आशा भरी निगाहें होती हैं, खास करके जिस राज्य से या जिस जिले से आप आते हैं, जिस परिवार से आते हैं। तो वैसे समय में आपके पास लोग अपने काम को लेकर के भी, अब तो क्योंकि आप मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं, तो कैसे उन चीज़ों को भी हैंडल करते हैं? सेवा क्या जारी रहेगा इसी तरीके से लोगों की? 100%। देखिए, सबसे ख़ास बात इस पार्टी की यही है, और आज के दिन में हमारा जो नेतृत्व है, माननीय सम्राट चौधरी जी, उनकी सबसे ख़ास बात यही है कि सेवा के लिए पार्टी और हमारा नेतृत्व दोनों आपको पूरी ताकत देता है। मैं अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए समय मांगूं तो शायद समय नहीं मिले, लेकिन अगर मैं किसी सामाजिक कार्य के लिए, किसी राजनीतिक सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगूं तो कुछ घंटों में समय मिल जाएगा, कुछ मिनटों में भी समय मिल सकता है। यही तो हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारे नेतृत्व की ताकत है। आप महाराजगंज से चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार, तो क्या आगे की जो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसमें क्या फिर 2030 में ये देखा जाएगा कि आप किसी क्षेत्र का, क्योंकि महाराजगंज से आप लड़े थे चुनाव पिछली बार, तो क्या महाराजगंज से फिर लड़ने की तैयारी है क्या 2030? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, पर किसान अगर खेती नहीं करेगा तो करेगा क्या? वो राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ने की इच्छा तो है ही है। तो मूल काम है कि मतलब जरूरत पड़ने पे अगर मौका मिलता है तो आप, कोई इच्छा नहीं है और न ही कोई कमिटमेंट है। पार्टी ने ऐसा कोई कमिटमेंट किसी के साथ नहीं किया है और न करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जब आप आते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आप आशा के साथ काम नहीं करते हैं। यहाँ गिव एंड टेक नहीं होता है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये राजद छोड़े ही है कि कुछ लेके आओ और टिकट लेके जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पार्टी खुद आपको मौका देती है। मैंने तो आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में आने के कुछ दिनों के बाद ही, कुछ दिनों के अंदर मुझे पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा औरा दे दिया। तो मैं तो पार्टी के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ हूँ। पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा करूँगा तो भी पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है उस कर्ज को निपटा नहीं पाऊंगा। एक संघर्ष जो आपको हमेशा याद आता है और आप चाहते हैं कि उस तरह का संघर्ष जीवन में दोबारा ना करना पड़े, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस तरीके से जब याद करते हैं भावुक भी हो जाते हैं और लगता है कि ये जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था? 2010 की बात है। दिल्ली में मैं बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में था, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में था। अचानक से उस समय मैं जिस राजनीतिक दल में था, आदेश आया कि बिहार चले जाइए, वहाँ चुनाव आने वाले हैं, आपको चुनाव लड़ना है। मैं बिहार आया और चुनाव की जो तैयारी होती है करने लग गया। कांग्रेस जो नेता उस वक्त टिकट देने आए थे, सब वैसे लोग थे जो दूर से देख करके नाम के साथ हाथ उठाया करते थे। अच्छा, माहौल बन गया, मेरे भी मन में उत्साह था। कुछ महीनों की खाक छानने के बाद जब रिज़ल्ट आया, जब टिकट की घोषणा हुई तो मेरा नाम नहीं था। अच्छा, मैंने पूछा कि अगर यही करना था तो मुझे भेजा क्यों? वो एक संघर्ष है तो मैं नहीं चाहता हूँ, चूँकि आस और उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन राजनीति में अब फिर बात वही घूम के आ जाती है कि जिस कांग्रेस के साथ में इतने दिन रहा, उस कांग्रेस को मैंने छोड़ क्यों दिया? मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया था। मैं जिस विचारधारा के साथ राजनीति कर रहा था, कांग्रेस ने उस विचारधारा को छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी को छोड़ दिया था। कुंतल जी, कुंतल कृष्ण जो एक नाम है, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इस उपलब्धि तक पहुंचते हैं
जीवन के हर उस मोड़ को देखते हैं और छात्र जीवन से आकर के राजनीतिक जीवन में यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। आज के युवाओं में वो ऐसी कौन सी 2-4 कमियाँ आपको नज़र आती है जो नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से वो गलत दिशा में जा रहे हैं? एक तो दिग्भ्रमित मत होइए, आपको अपनी सोच क्लियर रखनी पड़ेगी। आपको इस बात को अपने आप से पूछना है कि आप चाहते क्या हैं। आजकल बहुत बहेलिए हैं, जाल फेंकते हैं, लेकिन जाल में फंसना नहीं है, चाहे वो राजनीतिक जाल हो या आपके व्यक्तिगत जिंदगी में जाल हो। उस जाल में नहीं फंसना, यह सबसे बड़ी समझदारी है और सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, चकाचौंध है, चकाचौंध को देखिए, चकाचौंध को एंजॉय कीजिए, और उस चकाचौंध में अपनी आंखें मत गंवा दीजिए। आपको अपनी असलियत का एहसास होना चाहिए। और कुछ कर्ज होते हैं हर व्यक्ति के ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण और आपकी अपनी मातृभूमि का ऋण। इस ऋण को चुकाने की हमेशा सोच रखिए, सफल होंगे आप। तब ये ऋण है और इसको चुकाना, बिल्कुल, और इस दिशा में चलेंगे तो कभी दिग्भ्रमित बस मूल उद्देश्य बस का जो ये। बस। तो इस पूरे चर्चा को हम अब क्लोज करेंगे सिर्फ एक अंतिम राजनीतिक सवाल के साथ कि जब सब कुछ इतनी अच्छी है, बातचीत है, तो आप लोग किसी एक परिवार के अंदर के विवाद को भी राजनीति में उछाल करके उसका भी फायदा ले लेते हैं। ये गुण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है क्या? आरजेडी की बात कर रहा हूँ, उनके पारिवारिक कुछ कलह हो सकते हैं, उसको भी आप लोग मुद्दा बना देते हैं। एक परिवार ने पूरे बिहार को लूट करके बर्बाद कर दिया। एक परिवार, चूंकि वो परिवार लूट और भ्रष्टाचार की सोच के साथ ही आया था, उस एक परिवार के कारण बिहार ने जो झेला है, 3 पीढ़ियों ने उस एक परिवार के कारण झेला है, 3 पीढ़ियों ने। तो आपके किए हुए पाप आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, उस परिवार ने तो हमेशा समाज को बांटा ही है। कभी जात के नाम पे बांट दिया, कभी धर्म के नाम पे बांट दिया, कभी जिले के नाम पे बांट दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने तो सिर्फ और सिर्फ बिहार को बांटा ही है। तो जब आपने इतने लोगों को कष्ट दिया है, तो उनकी आहें तो आपको सुननी पड़ेंगी ना। जो आपने बबूल का पेड़ लगाया है, तो कभी ना कभी कांटा तो चुभेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं, लगाए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही गहन अलग अलग विषय पे आपने जानकारी दी, अपना पक्ष भी रखा और यह बताने की कोशिश की कि सरकार किस दिशा में और कैसे काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए और अपने पूरे जो विचार है उसको रखे। अभी आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया की समय सीमा है। इन्हीं समय सीमा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर हम उम्मीद करेंगे कि अगले फिर किसी टॉपिक पे हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शांडिल जी, और आपको और आपकी स्टोरी की पूरी टीम को मेरी शुभकामना। आप लोग इसी तरीके से हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहें और हमारे जैसे लोगों से सच्चाई उगलवाते रहें। यह मैं आपको शुभकामना दिए जा रहा हूँ। धन्यवाद।